नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अध्याय नंबर 6 और विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने इनका 5 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये अध्याय नंबर 6 हैं। इसी को आज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ आपको सीरियली नंबर में एक पॉइंट बाय पॉइंट अध्याय मिलेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इसका जो डीपीपी है या आप पीडीएफ कह लो तो उसका डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं या टेलीग्राम में वहाँ भी सेंड कर देते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो। चलो टॉपिक को और जाते हैं। अब देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग के बारे में। विनिर्माण उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझना होगा कि विनिर्माण क्या है। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चा माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। कहने का क्या मतलब, कोई मशीनों द्वारा कोई कच्चे माल को परिवर्तित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आप कहो तो चीनी से क्या बनाया जाता है, चीनी बोल रहे हैं, गन्ने से चीनी बनाया जाता है। तो उसी तरह से क्या है, मूल्यवान चीज़ बना दिया गया, चीनी बना दिया गया, तो वो अधिक दाम में बेचेगा। तो वही प्रक्रिया को हम विनिर्माण कहेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो विनिर्माण किया जाता है कच्चे माल। समझ गए। अब समझते हैं कि जो विनिर्माण जो उद्योगों का क्या महत्व है। मतलब अभी हम जितने भी चीज़ें देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं विनिर्माण हो रहे हैं और उद्योग में हो रहे हैं, और इसका क्या महत्व है हमें इनको समझना होगा। इस पॉइंट से हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों महत्व है। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। कि अगर विनिर्माण होगा तो कृषि क्या है, आधुनिकीकरण की ओर जाएगा, टेक्नोलॉजी से खेती करेगा। समझ गए, ट्रैक्टर वगैरह ऐसे बड़ी बड़ी विनिर्माण होने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट में दिया है विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है। अगर कोई विनिर्माण होगा, कोई फैक्ट्री बनेगा, कोई नई नई वस्तुएं बनेगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगी और कृषि पे जो डिपेंडेंट लोग हैं वो क्या करेंगे, काम के तलाश में फैक्ट्री वगैरह में काम करेंगे। ये एक महत्व हो जाता है। थर्ड पॉइंट में देखो तो विनिर्माण उद्योगों से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टरों में योगदान के अवसर बढ़ने में मदद मिलती है। अगर विनिर्माण उद्योग बढ़ेंगे तो जो प्राथमिक सेक्टर हैं या प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, वो क्या है, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब बोलेगा कैसे। प्राथमिक, आपको पता है कि प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है, कृषि हो गया, जो कच्चे माल उत्पादन कृषि हो गया, जैसे जो किसान हो गया, वो क्या है, एक प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। जो कृषि करता है, खेती करता है, वो प्राकृतिक अवस्था में हो। जैसे आप कह सकते हो, जैसे कोयला एक प्राथमिक है। सेकेंडरी में जब उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे आप कोयला को देखो तो कोयला को परिवर्तित करके बिजली उत्पादन कर दी जाती है, उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। समझ गए। तो ये क्या होगा, प्राथमिक और सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उसको क्या होगा, रोज़गार मिलेंगे। 4 पॉइंट में देखो तो इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। बेरोजगारी ख़त्म होगी और गरीबी भी। 5 पॉइंट में देखो तो निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो भी विनिर्माण करके जो वस्तुएं बनी, वो निर्यात के लिए जो वाणिज्य है, मतलब ट्रेड बढ़ेंगे, व्यापार एकदम फैला हो जाएगा देश विदेश के साथ या बाज़ारों के साथ, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। हम अगर विनिर्माण करेंगे कोई भी वस्तु, तो हम विदेशी में क्या कर रहे हैं, विदेश में क्या बोले बेचेंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा। यह भी एक महत्व हो जाता है विनिर्माण उद्योग से। 6 पॉइंट में देखो तो किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। अगर कोई भी देश कोई भी विनिर्माण करता है, डेवलप करता है, तो उसके पीछे विनिर्माण है। अगर आप देखो कंप्यूटर को देखो, चाहे आप कोई भी वस्तुएं देखो, वो विनिर्माण हुआ हो। आप विकसित देश को देखो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विनिर्माण ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर डेवलप इसलिए हो रहा है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। क्या नेशनल जो इकॉनमी में क्या उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना क्या योगदान दे रहा है। तो देखो फर्स्ट नंबर में दिया है कि पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोला जाता है जीडीपी, विनिर्माण उद्योगों का योगदान कितना है, 27% है।
वहीं 17% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर देखा टोटल हमारी क्या है 27% हो जाता है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि 10-17% जो है फैक्ट्री जैसे विनिर्माण उद्योग में आ जाता है। वहीं खनिज, खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो इसमें 10% हमें योगदान मिलता है खनन विद्युत ऊर्जा से। वही 17% इसका विनिर्माण उद्योग से, फैक्ट्री कारखाने से। समझ गए? तो टोटल कितना हो गया, 17 और 10 27 हो गया। समझ गए? सेकेंड पॉइंट में देखो, तो भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 17% वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। आप इसे समझ सकते हो। भाई तीसरा पॉइंट में देखो तो क्या दिया हुआ है कि बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वही 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का जो विकास है 9 से 10% वृद्धि दर की हुई है। मतलब 2003 से अभी तक जितने भी डेवलप हुए हैं, विनिर्माण हुए हैं, वो 9 या 10% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। समझ गए? अब देखते हैं हम लोग विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का क्या तात्पर्य है, आप लोग समझें। देखो यहाँ सिंपल सा, अगर देखो विदेशी विनिमय का, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या दें कि देश की मुद्रा, जैसे भारतीय देश जब दूसरे देश का जो मुद्रा में वो परिवर्तित करेगा अपने यहाँ का मुद्रा भारत का, जैसे जर्मनी में जाएगा तो जर्मनी मुद्रा जो हो जाएगा वो जो भारत की मुद्रा है वो जर्मनी में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विदेशी विनिमय हो जाएगा। समझ गए? अब देखते हैं कि विदेशी मुद्रा क्या है। इस विदेशी मुद्रा क्या है और इसे हम कैसे डिफिनेशंस क्या है इसका। मुद्रा का वो माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती या बेचती है, उसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। अब समझ में नहीं आया सर? यहाँ पर देखो, सरकार क्या करती है, दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती भी है और बेचती भी है। जो पैसा देश को जाता है या हम लोगों को मिलता है दूसरे देश का, उसी को ही बोलते हैं विदेशी मुद्रा। समझ गए? जो दूसरे देश का पैसा हमारे पास आता है उसी को बोलते हैं विदेशी मुद्रा। समझ गए? अब देखते हैं उद्योग। अब उद्योग किसे बोलेंगे, तो उद्योग देखो, विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। कोई भी फैक्ट्री हो गया, कोई भी कंपनीज हो गया, उसे हम उद्योग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ें बन रही है, इसलिए वो उद्योग कहा जाएगा। विनिर्माण, विनिर्माण का ही दूसरा नाम उद्योग है। समझ गए? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जिसमें आप इमेजेस देख सकते हो, ये उद्योग है। क्या है? उद्योग, कारखाना बोल सकते हो। अब देखते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब क्या उद्योग, जो उद्योग हैं तो ये अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब समझो कि उद्योग लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप ऐसे उद्योग नहीं लगा सकते, उद्योग के लिए कुछ होना भी ज़रूरी है, जैसे श्रमिक होना चाहिए, वहाँ पर अच्छे मार्केट होने चाहिए, मतलब ये सब वगैरह वगैरह यहाँ समझते हैं बढ़िया तरह से। देखो तो फर्स्ट नंबर में देखो तो उद्योग की अवस्थिति के भौतिक कारक, मतलब भौतिक कारक जो जनरली नेचर्स का होता है, उनमें क्या होना चाहिए एक उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होना चाहिए, एकदम अनुकूल होना चाहिए। शक्ति के साधन होना चाहिए, मतलब वहाँ बिजली होना चाहिए, कोयले होना चाहिए, खनिज होने चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए एक उद्योग को स्थापित करने के लिए। अगर भौतिक कारक में देखो, थर्ड पॉइंट में देखो तो कच्चे माल की उपलब्धता, वहाँ पर खनिज होने चाहिए, कोयले होने चाहिए, कोई भी मटेरियल जो कच्चे माल है ना, जो वहाँ पर विनिर्माण किया जा रहा है, कोई भी वस्तु, जैसे कपास को मान लो, कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास वहाँ के अगल बगल में होना चाहिए। तो कच्चे माल की उपलब्धता, ये सब एक उद्योग को स्थापित करने के लिए भौतिक कारक जरूरी है, एक उद्योग को स्थापित करने के लिए वो देखा जाता है।
अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, मतलब सेकेंड नंबर पे क्या दिया है। उद्योगों की अवस्थिति में मानवीय कारक। क्या उद्योग ऐसे ही लगा सकते हैं भौतिकी कार्य के आधार पर? नहीं, उसमें यह भी देखा जाता है कि कहाँ पर कम कम रेट पे मजदूर मिलेंगे, है ना, ये सब भी देखा जाता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो श्रमिक भी वहाँ कम मिलना चाहिए, कम दर में होना चाहिए, वो लोग देखा जाता है। पूंजी, वहाँ के लोगों की पूंजी को देखा जाता है कि वहाँ पर कैसी है। वहाँ पर बाज़ार देखा जाता है कि बाज़ार कितने बड़े हैं, कितने डेवलप हैं, वहाँ पर कितनी बिक्री होती है इस तरह की वस्तुएं। तो ये मानवीय कारक देखा जाता है। एक उद्योग को स्थापना करने से पहले ये सब देखा जाता है। समझ गए? अब समझते हैं। अब यहाँ भी दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं भी देखा जाता है एक कंपनी मानवीय कारक में। आधारिक संरचना होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो आप देख रहे हो कि पूरी तरह से, जैसे आप कोई वस्तुएं विनिर्माण कर रहे हो जैसे मोटरसाइकिल, तो वहाँ के लोगों की जो क्षमता देखना चाहिए कि वहाँ के लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, इसकी आय इतनी है कि नहीं, तो ये सब। इसके बाद आप देखिए उसके होते हैं उद्यमी। ये उद्यमी देख सकते हो, उद्यमी होना चाहिए वहाँ के लोग, अमीर होने चाहिए बस। सरकारी नीतियाँ होनी चाहिए वहाँ पर प्रोटेक्ट करने की, जिससे सरकारी नीति आप बिना कारखाने लगाओ तो वहाँ पर प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है। तो सरकार से डील होनी चाहिए कि सरकार की नीति जो है इनके खिलाफ आपको पालन करना चाहिए, तभी आपको जो पॉलिसी एक तरह से कह सकते हो सुरक्षा मिलेगी, है ना। तो अब समझते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह का जो वर्गीकरण जो है कितने भागों में बांटा गया है, इसको समझते हैं। अब देखो उद्योगों को जो वर्गीकृत करी गई है वो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर करी गई है। कितने भागों में, तो यहाँ समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कृषि आधारित उद्योग पर किया गया है कच्चे माल के आधार पर, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी या वनस्पति तेल, ये सब क्या है, कृषि आधारित है। क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सब कृषि की जाती है, इसलिए कच्चे माल है। ये क्या है, कच्चे माल है, उसको विनिर्मित नहीं किया गया है, जैसे है वैसे ही। समझ गए? अब देखो खनिज आधारित, खनिज भी क्या है, एक कच्चे माल है भाई। खनिज आधारित उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीनें, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग, यह भी कच्चे माल के स्रोत का आधार हैं, क्योंकि ये सब विनिर्माण नहीं किया जा रहा, ये ऑलरेडी है, इसको ठोक करके किया जा रहा। समझ गए? अब देखो प्रमुख भूमिका के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर भी दो भागों में इसको बांटा गया है। अब देखो क्या बांटा गया है, तो आधारभूत उद्योग जैसे किसे कहा जाता है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। मतलब कहने का मतलब जो कच्चा माल जिसके पास है वो दूसरा उद्योग उस पर निर्भर है, उसे बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे अब मेरे पास गन्ने हैं और मेरे पास कोई फैक्ट्री है ही नहीं, हम किसी और को बेच रहे हैं, तो वो आधारभूत उद्योग हो जाएगा, राइट। अब समझो कि उपभोक्ता उद्योग क्या कहा जाता है, मतलब जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, हम लोग दंत मंजन, कागज़, पंख, सिलाई मशीन, ये सब क्या है, हम सीधे खरीदते हैं, कहाँ से, दुकान से। तो उपभोक्ता उद्योग हो गया, है ना। जैसे साबुन, खाने की कोई चीज़ हो सकती है, तो ये हम लोग खुद के लिए खरीदते हैं, उपभोक्ता कर रहे हैं। समझ गए? अब देखो पूंजी निवेश आधारित उद्योग, अगर पूंजी निवेश के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। अब क्या क्या, लघु उद्योग, लघु उद्योग में क्या क्या आएगा, डेफिनेशन देखो, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी का निवेश होता हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। मतलब ऐसा उद्योग या ऐसे कारखाना या जिनमें 1 करोड़ की लागत से कोई फैक्ट्री या कारखाना लगे, उसे हम लघु उद्योग बोल सकते हैं। अब देखो वृहद उद्योग किसे कहेंगे,
जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी की निवेश होता हो उसे वृहद उद्योग कहते हैं। मतलब यहाँ समझने वाले डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बोला है कि 1 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। यहाँ पर वृहद उद्योग में क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ से अधिक लागत से वो कारखाने बने हो या फैक्ट्री बने हो, वो वृहद उद्योग कहा जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको समझते हैं। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग जैसे सेल, भेल, गेल, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, सरकार के अंडर में काम करती है, नियंत्रण में है ये सब, है ना। तो अब देखते हैं, फिर है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हैं। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। मतलब जिनका जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हो, खुद का स्वामित्व है, मतलब वो खुद संचालित करता है, एक प्रकार से कह सकते हो प्राइवेट, कोई एक व्यक्ति चला रहा है उस कंपनीज को या उस उद्योग को, उसे हम निजी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं। जैसे आप टिस्को को देखा होगा, बजाज कंपनी को देखा होगा, ऑटो लिमिटेड, डाबर को देखा होगा। ये एक कंपनी है, ये एक व्यक्ति का है ना, कोई इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसे हम निजी क्षेत्र उद्योग बोलेंगे। समझ गए। अब समझते हैं संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग से समझ में आना चाहिए कि क्या है। जो उद्योग राज्य सरकार या निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सरकार भी चलाता है और निजी उद्योग भी, दोनों मिलकर इस ऑयल इंडियन लिमिटेड को चलाते हैं। तो ऐसे जो उद्योग को हम संयुक्त उद्योग कहेंगे। समझ गए। अब देखते हैं हम लोग सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथ में होता है। लाभ या हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे केरल का नारियल उद्योग, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, सहकारी उद्योग हो गया, है ना। दोनों, जैसे कि आप देखो सहकारी उद्योग में आप एग्जाम्पल में ले लो, जैसे हम एक नारियल, मेरे पास बहुत सारा नारियल है और मैं खुद वो चीज़ को विनिर्माण कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो वो सरकारी उद्योग कर रहा है। मतलब मैंने नारियल का कोई बागान खोला, फिर उन्हीं नारियलों को मैं विनिर्मित कर रहा हूँ, कोई ड्रिंक बना रहा हूँ उससे, तो वो हो जाएगा सहकारी उद्योग। समझ गए। अब समझते हैं कच्चे माल, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के भार के आधार पर वो भी 2 प्रकार को बांटा गया है ना। कच्चे माल के आधार पर भार की मात्रा, भार के आधार पर भी 2 भागों में। जैसे भारी उद्योग हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट में। भारी उद्योग वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे मालों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब भारी उद्योग हो गया। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो आप देख रहे हैं, तो वो सब भारी हैं, बहुत भारी होते हैं और बहुत जगह को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ऐसे उद्योग को भारी उद्योग कहेंगे। समझ गए। हल्के उद्योग क्या कहेंगे, जो कम भार वाले हो और कच्चे माल प्रयोग करके हल्के तैयार माल उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब है कच्चे माल तो हैं लेकिन बहुत हल्के हैं, और क्या करते हैं कि हल्के भी होते हैं। जो तैयार माल हो जाता है, हम निर्माण करके कोई भी वस्तु बनाते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, उस जैसे वो हल्के उद्योग हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में विद्युत उद्योग बोल सकते हो। समझे। अब देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग फर्स्ट नंबर में दिया है, कृषि उत्पादकों में उद्योगों उत्पाद में बदलने वाली उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। अब यहाँ समझ में नहीं आया होगा। कृषि उत्पादों का औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले औद्योगिक कृषि कहलाते हैं। कहने का मतलब जब कोई कृषि, कोई किसान जब अपने कोई भी फसल को क्या करता है, औद्योगिक मतलब कोई मशीनें के द्वारा कोई भी चीज़ें तैयार करता है, वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। सेकेंड में देखो सूती, जैसे एग्जाम्पल में आप सूती वस्त्र को देखो, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से संबंधित
प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। अब देखते हैं, अब समझते हैं कि वस्त्र उद्योग के बारे में। तो वस्त्र उद्योग के बारे में समझते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। सेकेंड में दिया है, देश का ये अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में प्रमुख तथा आत्मनिर्भर है। मतलब भारत जैसे देश में जो कपड़ा है निर्यात नहीं किए जाते, मतलब यहाँ पर कपास की खेती बहुत की जाती है। इस वजह से ये आत्मनिर्भर जो वस्त्र उद्योग है भारत में है। समझ गए। अब देखते हैं सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग, तो यहाँ पर देखो, तो सूती कपड़ा उद्योग में अगर देखो तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, पहला जो सूती वस्त्र उद्योग जो है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। 1854 में सूती वस्त्र उद्योग। सेकेंड में दिया है, महात्मा गांधी ने जो चरखा काटने और खादी के पहनाव पर जोर दिया जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके, तो उन्होंने करी थी। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्रों उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित थे। मतलब जब प्रारंभ जो समय था, उस समय जो महाराष्ट्र के कुछ और गुजरात के कुछ जगहों पर जो कपास की खेती की जाती थी, उस समय वहाँ तक ही सीमित था जो सूती वस्त्र उद्योग। समझ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता और श्रम, नमयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इस स्थानीय को बढ़ावा दिया। यहाँ चीज़ें समझ बने हैं। 4 पॉइंट में देखो, तो 4 पॉइंट में दिया गया है कि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसगरी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बनाई गई अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई थी। अब यहाँ देखो सूती वस्त्र का कुछ इमेजेस देख सकते हो। तो इस तरह का जो सूती वस्त्र है, क्या मतलब बनाया जाता है कपास से। अब समझते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने क्या क्या समस्याएं हैं अभी हाल ही में। तो जो पुराने और परंपरागत जो तकनीकी है वो ख़त्म हो चुके हैं। समझ गए। लंबे रेशे वाली जो कपास की पैदावार का कम होना, मतलब जो पहले जो बड़े बड़े जो कपास होते थे, लंबे पैदावार होते थे, वो ख़त्म हो गए। तो ये एक समस्या है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिर देखो नई मशीनों का अभाव, मतलब अभी भी नई मशीनों का जो अभाव है, जो आधुनिक हो वो नहीं है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, वो भी एक समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, आप समझ गए होंगे। फिर देखो ये वाला एक समस्या है, अनियंत्रित बिजली की आपूर्ति, मतलब यहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है ना, अनियमित बिजली की आपूर्ति, ये एक पॉइंट लिख सकते हो। अब देखते हैं कि कपास के उद्योग की प्रमुख समस्या, मतलब जो कपास उद्योग जो हैं क्या क्या समस्याएं झेल रही है। देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, बिजली की आपूर्ति अनियमित है। समझ रहा है, बिजली की समस्याएं हैं। मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है वहाँ पर। श्रम का कम निष्पादन होना चाहिए, मतलब जो श्रमिक है वो कम इसमें निष्पादन हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये सब समस्याएं हैं। फिर देखो पटसन के उद्योग के संदर्भ में, पटसन उद्योग क्या है, अन्य क्या डिफिनेशन दिया गया है। भारत जो पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब अगर देखा जाए भारत में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो भारत भी पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है। हुगली नदी कहाँ भाई, कोलकाता में। समझ गए। आगे देखते हैं कि भारत में अधिकांश जूट मिले पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं। मतलब समझने में ले आता है कि जो अधिकांश जूट मिल हैं वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों हैं, ये सवाल है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है।
सेकेंड में देखो तो इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। मतलब पटसन को जो निर्माण के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है। 3 में देखो तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं कोलकाता में जाके, तो इस वजह से भी वहाँ जो जूट मिलें हैं वो स्थित हुआ है। 4 पॉइंट में देखो तो पटसन की जो चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह वहाँ मौजूद है, इस वजह से भी वहाँ पर जूट मिलें बहुत ज़्यादा स्थापित की गई है। 5 पॉइंट में देखो तो कच्चे माल की जो मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन बनाया गया, ये सब है। फिर 6 पॉइंट में भी दिया गया है कि एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है, इस वजह से भी वहाँ पर जूट मिल जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो ये सब फैसिलिटीज़ होने के कारण वहाँ के जो जूट मिल है स्थित की गई है कोलकाता में, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग भारत के जूट उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ हैं कि भारत के जूट उद्योग हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी है, कृत्रिमिक रेशों से चीज़ें बनने लगी है, मतलब एक ऐसी डुप्लीकेट चीज़ें बन रही है। मतलब जो जूट उद्योग हैं वो आप देख रहे हो कि आज चाइना देखो कोई केमिकल वगैरह यूज करके बड़े बड़े फल पैदा कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग जो जूट उद्योग हैं असली का जो चीज़ें बन रही है वो नहीं बन रही है, कृत्रिमिक चीज़ें बन रही है। ये एक समस्या है, चुनौतियां हैं। कृत्रिमिक रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होती है, जूट की खेती पर व्यय बहुत होता है, मतलब बहुत खर्चा होता है, तो ये एक चुनौतियां हैं। फिर और क्या चुनौतियां हैं, विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाज़ार में चुनौती के रूप में खड़ा है, यह भी है कि विदेशी वो ज़्यादा बढ़ गया है बाज़ार के मुकाबले में, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चुनौती के रूप में एक खड़ा हुआ है, बांग्लादेश के साथ जो जूट हम लोग कर रहे हैं वो भी क्या है, स्पर्धा है, मतलब कंपटीशन चल रहा है कि हम बेचेंगे, मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह का। अब देखते हैं चीनी उद्योग के संदर्भ में। चीनी उद्योग अगर आप पढ़ो तो नंबर 1 में दिया है भारत का चीनी उत्पादक में विश्व का दूसरा स्थान है। पहला कौन है भाई, भारत। गुंड और खंडवासी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, समझ गए। गुंड और खंडकासी में जो भारत का स्थान है प्रथम है, समझ गए। फिर आप देखो तो सेकेंड में देखो तो चीनी मिल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के राज्यों में मिली है, मतलब सबसे ज़्यादा मिलती है वहाँ। नंबर 3 है पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, दक्षिण किधर हो जाएगा भाई, कर्नाटक की ओर, पश्चिमी क्या हो जाएगा, गुजरात की ओर, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है ये सब चीनी का। अब समझते हम लोग दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में चीनी की बढ़ी मिलों के कारण क्या क्या चीज़ें बनती हैं। मतलब अगर दक्षिण और पश्चिम राज्यों में ज़्यादा चीनी है, बड़ी मिलों का क्या कारण है, क्यों मिल इधर स्थापित किया गया है, इतनी ज़्यादा क्यों है, बाकी पूर्वी राज्य में क्यों नहीं है, इसको हमें समझते हैं। तो एक है गन्ने और सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा वहाँ पर है, इस वजह से वहाँ पर ठंडी जलवायु है, जितने भी स्टेट मैंने बताया वहाँ पर सरकारी समितियाँ अधिक सफल हुई, मतलब लोग जुड़ करके खेती करते हैं, मतलब एकत्रित होकर एक बड़े भूभाग पर खेती करते हैं, उस वजह से भी वहाँ पर मिले हैं ज़्यादा, समझ गए। अब समझते हैं कि भारत में चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। क्या चुनौतियाँ हैं कि भारत का चीनी उद्योग में क्या क्या सामना करनी पड़ेगी अभी। अगर देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि ये उद्योग मौसमी प्राकृतिक है, ये मौसमी पर डिपेंडेंट है, ठंडी होनी चाहिए जलवायु और छोटी अवधि का होता है, क्योंकि जो ठंडी होती है छोटी अवधि के लिए होता है, इस वजह से ये एक चुनौतियाँ बनी हुई है। नंबर 3 है गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टर कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगर आप कहोगे 1 एकड़ में बहुत सारे गन्ने उगाएंगे तो उससे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे।
पुराने मशीनों का होना, मतलब आज आधुनिकीकरण इतनी तेज़ी से नहीं हुई है, इस वजह से भी चीनी उद्योग इतना नहीं कर पाया, ग्रो नहीं कर पाया है। तो ये एक समस्या है, चुनौतियाँ हैं। खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, परिवहन के साधनों की असमक्ष होने के कारण गन्ने के समय पर कारखाना में ना पहुंच पाना, ये सब समस्याएं हैं, है ना। परिवहन जो समय है वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, या इस कारण से कारखाना में नहीं पहुंच पाते हैं, ये सब समस्याएं हैं। आप पढ़ लेना, मैं इनका जो PDF है डिस्कशन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, या आप टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ भी मैं सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ जुड़ सकते हो। अब देखते हैं कि खनिज आधारित उद्योग, ये लंबा चैप्टर है और एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तो इस वजह से बहुत ही फैक्ट लगता है, वर्क लगता है, इसलिए आप लोगों को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अब देखते हैं कि खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग अब यहाँ दिया है, खनिज आधारित उद्योग क्या है। तो वे उद्योग जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, जैसे कच्चे माल के आधार, कच्चे जैसे कोयला है ना, वो एक कच्चे हैं। जब उनको, ये एक खनिज है, क्या है, खनिज है, कच्चे माल है। जब उनको विनिर्मित कर दी जाती है, कोई भी वस्तुएं बनाई जाती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब विनिर्माण की जाती है, तो खनिज आधारित उद्योग हो जाता है। समझ गए। जैसे आप बक्साइट के ले लो, तो बक्साइट एक खनिज है, उससे कई प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती है, कुछ इन्वेंशन की जाती है। तो उस प्रकार के जो उद्योग हैं, जो खनिजों के उद्योग हैं, उसी को खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। आप इतनी समझदार ही हो। अब समझते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, इस्पात का मतलब लोहा ही होता है, समझ गए। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि लोहा और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग है मतलब डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। अब किस में डिपेंडेंट है कि लोहा अकेले लोहा नहीं बन सकता है, सख्त नहीं बन सकता है, क्योंकि अन्य सभी भारी और हल्के मध्य उद्योग इनसे बनी मशीनें पर निर्भर हैं। कि आप देखो कि लोहा हर जगह प्रयोग की जाती है, मध्य उद्योग में, चाहे हल्के उद्योग को, जितने भी मशीनरी उद्योग हैं उसमें हल्के जो लोहा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फैक्ट्री के लिए। सेकेंड पॉइंट में है, इस उद्योग के लिए लोहा आवश्यक कोकिंग कोल चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। मतलब ये सब पाया जाता होना चाहिए किसमें, लोहा में, तभी होगा मजबूत लोहा। थर्ड पॉइंट में देखो, वर्ष 2016 में भारत 1956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा माल उत्पादक में तीसरा स्थान पर था। यह सफेद लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। वही देखो फिर ये वाला, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य से बेचती है। जितने भी आप देख रहे हो लोहा, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेचता है लोहा। चाहे आप घर बना रहे हैं उसमें भी लोहा लगता है ना, तो कहीं ना कहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब क्या है, बेचा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोहा बनते हैं, खदानें हैं। अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट को, भारत में इस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग से केंद्रित है। मतलब अगर आप देखो कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो जो लंबी समय से, लाखों वर्षों से दबे पड़े हो, वहाँ पर कुछ ताप वजह से हुआ हो, है ना, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जहाँ पठार हो वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा। समझ, इतना आपको याद रखना है, आपको सिर्फ समझना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग की अधिकतम स्वतंत्रता होने का क्या कारण है। छोटा नागपुर आपने देखा होगा कहाँ पर, अभी झारखंड में है। वहाँ पर इस्पात लोहा सब क्यों है, इसका वजह क्या है, यहाँ पर हमें समझना है। अब देखो, लोहा आवश्यक की कम लागत, क्या है, लोहा आवश्यक की कम लागत, वहाँ पर क्या है, एक टाइप से कह सकते हो कि वहाँ पर बहुत सस्ता लोहा बेचा जाता है, या कुछ भी लागत हो वो बहुत कम लगता है। इस वजह से वहाँ पर इस्पात बनाया गया, लोहा इस्पात, समझ रहे।
नंबर 2 है नज़दीकी में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता हमें मिलता है। इस वजह से वहाँ पर जो एक टाइप का बोल सकते हो लोहा उद्योग या इस्पात उद्योग स्थापित करी गई। सस्ते श्रम की उपलब्धता, वहाँ पर बहुत कम जो मजदूर हैं वो सस्ते दामों में क्या करते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता, मतलब जो लोहा है हर एक जो घरों में प्रयोग की जाती है तो विशाल क्षमता है, इस वजह से भी वो लोगों को जो वहाँ पर स्थापित की जाती है। तो ये सब वजह है, आप पढ़ लेना समझ जाओगे। अब देखते हैं कि भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग पूर्ण विकास ना होने के क्या कारण है। अगर आप देखो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर उद्योग नहीं बन पाता, इस्पात उद्योग खासकर क्यों नहीं बन पाते हैं, इसका जो हमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट में देखो कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, वहाँ पर कोकिंग कोल है वो अधिक दामों पे बेचा जाता है, बहुत कॉस्ट पड़ जाता है। सीमित उपलब्धता है कोकिंग कोल, एक टाइप का केमिकल्स नहीं होगा लेकिन कुछ खनिजें होंगी। सेकेंड में हो गया श्रम की कम उत्पादकता, मतलब जो श्रम जो है वो एक तरह कुशल नहीं है, या हम बोल सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा रेट पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, वहाँ पर ऊर्जा की जो है ना बहुत ही नहीं है वहाँ पर इतना जितना होना चाहिए। फिर देखो तो आप कमज़ोर बुनियादी ढांचा, कमज़ोर बुनियादी ढांचा, वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो ज़मीनें हैं जो भी हो वो बहुत कमज़ोर हैं, इस वजह से भी वहाँ पर लोहा इस्पात या पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। समझ गए। अब देखते हैं लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहे जाने का क्या कारण है, क्यों कहा जाता है इस सब। अब देखते हैं कि भारत में इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाने का क्या कारण है, ये हमें समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में अगर पढ़ोगे तो कई अन्य उद्योग जैसे हो गया लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर, मतलब जितने भी उद्योग आप देख रहे हो, चाहे कोई भी, चाहे चीनी उद्योग का हो, चाहे कोई भी करना कोयला वगैरह जो भी हो, जो भी उद्योग है वो कहीं ना कहीं निर्भर किस में है, इस्पात में, लोहे पर है। लोहे ना कहीं ज़रूरत पड़ी होगी, तो ये एक। सेकेंड में देखा होगा लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योग जैसे चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग आदि को मशीनरी प्रदान करता है। बिल्कुल, क्या आप देख रहे होंगे चीनी उद्योग कहीं ना वो लोहा से ही तो बना है। थर्ड पॉइंट में देखो तो देश की जो औद्योगिक प्रगति इस औद्योगिक पर निर्भर करती है। फोर्थ नंबर पर देखो तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करना और एक बार पढ़ देना है। इसका डीपीपी मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाने का क्या कारण है, कि लोहा को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजंस है। फर्स्ट पॉइंट में अगर देखोगे लोहा इस्पात जो है कोयला और चूना जैसे सभी कच्चे माल प्राकृतिक से भारी है। मतलब जितने भी आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक है, जैसे कोयला हो गया, चीनी हो गया, ये प्राकृतिक है, लेकिन लोहा भी है, लेकिन लोहा सबसे ज़्यादा क्या है, भारी है, इसलिए उसे भारी उद्योग कहा जाता है। कोयला भी भारी है, चूना भी भारी है। क्यों कहा जाता है ये, क्योंकि प्राकृतिक से है, प्राकृतिक चीज़ें भारी होती है, याद रखना। सेकेंड पॉइंट में देखो तो इस उद्योग के तैयार उत्पादकों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है। अगर हमें इसको बनाना है या हमें परिवहन करना है कहीं लंबी दूरी, तो इनकी जो लागत है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, कॉस्ट हमें अधिक लगती है। फिर आप देखोगे एल्यूमिनियम प्रगलन के संदर्भ में। अब एल्यूमिनियम प्रगलन क्या है इसको समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। अगर आप देखो कि भारत देश में एल्यूमिनियम दूसरा नंबर पर आता है कि बनाया जाता है। यह हल्का, जंग और अवरोधी ऊष्मा सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। ये हल्का होता है, आपको पता है एल्यूमिनियम तार देखा होगा वो एल्यूमिनियम से बना है,
ऊष्मा का सुचालक है, मतलब किसी भी मतलब जो ताप है उसको सहन कर सकता है, लचीला किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है, और ये बहुत ही, अगर इसको कई मिश्रण से बनाया जाए तो ये बहुत कठोर हो जाता है। 3 नंबर को देखो तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य में स्थित है। एल्यूमिनियम जहाँ बनाया जाता है एक तरह से लिक्विड फॉर्म में। अब देखते हैं कि इस उद्योग की जो स्थापना 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, मतलब जो ये उद्योग हैं क्यों आवश्यकता है इसको समझेंगे। पहल तो है नियमित ऊर्जा की पूर्ति, हमें नियमित ऊर्जा की पूर्ति होती है। सेकेंड में है कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है, तो इस कारण से भी ये उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रसायन उद्योग के बारे में आप समझते हैं। रसायन उद्योग भारत की सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। अगर हम रसायन उद्योग की बात करें, जो केमिकल्स उद्योग हैं, वो 3% हैं पूरे भारत में। सेकेंड में ये उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा और विश्व में की दृष्टि से ये 12वें स्थान पर है। तीसरा नंबर में देखो तो भारत में कार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन करता है, तो आपको बढ़िया तरह से पढ़ लेना है। अब देखते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन, आपने पढ़ा रासायनिक उद्योग के बारे में, तो ये 2 टाइप में बांटा गया है, 2 प्रकार में। एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होता है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जिसमें कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने में काम आता है कार्बनिक रसायन। समझ गया, ये सब आपको याद रखना, प्लास्टिक, दवाई आदि बनाने में काम आता है कार्बनिक रसायन, इतना याद रखना। फिर अगर आप देखो तो अकार्बनिक रसायन जो है, कार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल होता है। फिर ये शामिल होता है नाइट्रिक अम्ल, क्षार वगैरह इससे। अब देखते हैं उर्वरक उद्योग। आपने उर्वरक उद्योग बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसको समझते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फोटिक उर्वरक तथा अमान्य फास्फोरस और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। सेकेंड पॉइंट में देखो, हमारे देश में पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है, यही समझो, इसलिए हमें पोटसा का आयात करते हैं। पोटसा का हम आयात करते हैं, मतलब लेते हैं किसी देश से। थर्ड पॉइंट में देखो तो हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का जो विस्तार है देश के कई भागों में होगा। हरित क्रांति के बाद ये समझने वाली चीज़ है, हम जो समझ जाते हो वो दोबारा रिपीट नहीं करते। सीमेंट उद्योग को देख लो। पहली पॉइंट देखो तो इस उद्योग को भारी या स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्स की आवश्यकताएं होती है। सेकेंड में देखो तो रेल परिवहन, कोयला और विद्युत आवश्यक, ये भी करता है सीमेंट उद्योग। तीसरा में इसका उपयोग निर्माण कार्य में होता है, आपने देखा होगा। इस उपयोग की इकाई गुजरात में लगाई गई, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है। गुजरात से सबसे ज़्यादा किया जाता है सीमेंट उद्योग का, तो आपको इसको याद रखना है। आगे देखें तो हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण क्यों है, कि हमारे देश जैसे भारत देश जैसे देश में सीमेंट क्यों महत्वपूर्ण है और इसका विकास क्यों होना जरूरी है, इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया है भवन हो गया, फैक्ट्रियाँ हो गया, सड़कें हो गया, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक क्या, सीमेंट। सेकेंड पॉइंट में देखो तो हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है, कि जितने भी हमारे जो सीमेंट उद्योग है जितने भी भारत में, वो उच्च क्रम के जो सीमेंट होता है उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में मांग रहती है ये सब, जिसमें हम लोग का जो सीमेंट्स है भारत में। अब देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल, ये सब भी एक मोटर गाड़ी उद्योग होता है, और इसी को समझेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन। क्या है मोटर गाड़ी, कहाँ बनाया जाता है, मोटर गाड़ी उद्योग में। उदारीकरण के पश्चात नए औद्योगिक मॉडल के वाहनों के बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी थी। मतलब क्या हुआ, उदारीकरण होने लगा 1991 में, जब मनमोहन सिंह ने क्या क्या
मतलब उन्होंने उदारीकरण की जो लागू किया, और इस वजह से जो भारतीय लोग या विदेशी लोग क्या आने लगे, यहाँ पर इंटरेस्ट होने लगे कि मांग बढ़ने लगी, जनसंख्या ज़्यादा थी। इस वजह से विदेशी लोग यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करी, और इस वजह से यहाँ पर जो वाहनों के जो मॉडल हैं वो क्या हो गया, आधुनिकीकरण हो गया। थर्ड पॉइंट में देखो तो ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित है। मोटर उद्योग याद रखना। अब देखते हैं हम लोग भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष निवेश में मोटर गाड़ी उद्योग में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं। मतलब जो उदारीकरण के पश्चात विदेश लोग यहाँ जो निवेश इतना ज़्यादा क्यों किए इसमें, मोटर गाड़ी उद्योग में, इसका क्या कारण है, हमें इस चीज़ को समझना है। ये बताया गया है क्यों। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडलों के वाहन बाजार में बढ़ा। सेकेंड पॉइंट में वाहनों की मांग बढ़ी और कार, स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट में देखो तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से ये उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया, ये वजह है। फिर 4 पॉइंट में देखो तो आज 15 इकाई कार, 14 इकाई स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है, ये सब उद्योग। फिर आप देख लो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मतलब अलग अलग उद्योग हैं और इन्हीं को हमें समझना होता है कि ये क्या है, कहाँ से आया। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले जो उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, एक्सचेंज राउटर, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। कहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु को विकास बेंगलुरु कहा जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे आप बोला जाता है प्रौद्योगिकी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलुरु। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ। मतलब प्रौद्योगिकी उद्योग हुआ तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने लगे। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान, इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया कि उन्होंने जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या दिया। फर्स्ट तो रोजगार उपलब्ध कराता है। सेकेंड अगर देखो तो विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है कि हम क्या कर सकते हैं, विदेशी से ऑनलाइन विदेशी मुद्रा कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं, ये एक हुआ। और क्या हुआ, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई, मतलब महिलाएं क्या कार्य कर सकती बैठे बैठे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निरंतर विकास हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषकों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़ा संचार सुविधा प्रदान करती है, कंप्यूटर वगैरह। अब हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण के बारे में। अब यहाँ प्रदूषण क्या है भाई, प्रदूषण कहाँ से आ गया। अब देखो प्रदूषण के प्रकार क्या क्या आता है, तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अगर आपको जब भी पूछा जाए कि प्रदूषण के कितने प्रकार है, तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हालांकि तापीय प्रदूषण को इतना महत्व नहीं दिया जाता, फिर भी आपको इसको ऐड करना है। अब देखो वायु प्रदूषण क्या है और कैसे वो करता है। पॉइंट में देखो, उद्योग द्वारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन को हम वायु प्रदूषण बोलेंगे। सेकेंड में देखो तो रसायन और पेपर उद्योग, ईंट भट्टे और रिफाइनरी द्वारा धुआं जो निकलता है वो भी क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। वही जल प्रदूषण की बात करो तो जल प्रदूषण सिंपल सा आप लोगों को पता है कि जो उद्योग कचरे या कार्बनिक या अकार्बनिक द्वारा जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हो जाएगा। सेकेंड में देखो तो पर्यावरण, पेपर, रसायन, वस्त्र उद्योग या उद्योग द्वारा जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। आपने होटल वगैरह को देखा होगा, वहाँ पर जो पानी नदियों द्वारा बहा दिया जाता है वह भी एक जल प्रदूषण हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो। फिर तापीय प्रदूषण में क्या लिखोगे, ताप प्रदूषण में दो पॉइंट लिख लेना है, कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल का नदी में गिरना। जब कोई कारखाने या फैक्ट्री से गर्म पानी को सीधे नदी में ढकेला जाता है तो वह भी तापीय प्रदूषण हो जाएगा, गर्म पानी। सेकेंड में देखो तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भी तापीय प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा मतलब जब हम विस्फोटक करते हैं
आपने देखा होगा कि परमाणु ऊर्जा गिरता है ना, वो भी एक टाइप का तापीय प्रदूषण होगा। जिससे हम लोग परमाणु बम गिराते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, तापीय प्रदूषण। अब देखो ध्वनि प्रदूषण के बारे में। सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, क्या होती है, सुनने की जो क्षमता है प्रभावित होती है। हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाता है अगर ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को क्या अब यहाँ समझते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय, मतलब उद्योग से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उनको कैसे कम किया जा सके, और उनके लिए कुछ उपाय हमें यहाँ बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, तो प्रदूषित जो जल है नदियों में ना बहाया जाए, इससे क्या, इससे हम लोग बचा सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। सेकेंड में, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, चाहे होटलों में उस पानी को साफ करके हम नदियों में बहाएं। तीसरा पॉइंट है जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो जल विद्युत है, हम लोग जल से आपने पढ़ा होगा जल विद्युत के बारे में, तो वहाँ से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, वो करना चाहिए, ना कि कोयला वाला बिजली हमें प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में देखो, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे, ये हो जाएगा, ये सब करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे भारत में पर्यटन के बढ़ते महत्व क्या है, कि आज लोग पर्यटन के लिए क्यों आ रहे हैं और क्यों महत्व है, ये क्यों रुचि ले रहे हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र का उद्योग जो है हमारे देश में देखने को मिलता है। सेकेंड में देखो तो कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करता है, इस वजह से कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40%। 4 पॉइंट में, उद्योग और व्यापार में वृद्धि का कारक ये भी है। देश के आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ है, इस वजह से भी टूरिस्ट आना चाहते हैं। फिर आप देखो कि अंतर्राष्ट्रीय और बंधुता बढ़ाने में उपयोगी हुआ है। हाल ही में वर्षों के पर्यटन उद्योग के नए स्वरूप जैसे मेडिकल टूरिज्म आदि का प्रचलन भी बढ़ा है, इस वजह से महत्व बढ़ा भारत की और टूरिज्म करने का। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ इतना ही था, और अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ सब्जेक्टिव, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि फिर एक बार इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या पटसन। आपने पढ़ा, क्या आंसर हो जाएगा, सीमेंट। आपने देखा होगा चूना पत्थर को तोड़ दिया जाता है, फिर उसे सीमेंट को छाना जाता है बढ़िया बढ़िया वाला, फिर ये हो जाएगा सीमेंट। समझ गए, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, सार्वजनिक क्षेत्र में। आपने देखा होगा सेल, टाटा स्टील, तो ये सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल। ओके, ये क्या करता है, सार्वजनिक, इसका जो फॉल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो एल्यूमिनियम करता है। एल्यूमिनियम उद्योग जो है बॉक्साइट को उपयोग करता है कच्चा माल के रूप में। 4 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषक, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टील, बी है एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिक, सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक्स के अंतर्गत आता है। दूरभाषा आप लोग क्या करते हैं, वही बनाता है ना, सूचना प्रौद्योगिकी तो अलग चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इनको बेहतर तरीके से देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।
हमने पहले भी पढ़ा कि सब जितने भी हमने अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सब थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिव्यू करते हैं, पढ़ लेते हैं। विनिर्माण क्या है? आंसर यहाँ दिया गया है। विनिर्माण क्या है? जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण वस्तुएं कहते हैं। समझ गए? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकें बताएं। ये भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी इसका देख लो। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। यह है कच्चे माल की उपलब्धता। अधिकांश उद्योग वही स्थापित किए जाते हैं जहां अनेक लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सके, जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग प्रायद्वीप भारत में ही है, क्योंकि वहाँ लोहे के खाने और कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। सेकेंड में देखो, बी नंबर में, तो बी में क्या दिया है कि शक्ति के विभिन्न साधन, जहाँ उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन हो जाए वही उद्योग की स्थापना की जाएगी। सी में आंसर दिया है जेल की सुलभता। विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होती है वहाँ उद्योग स्थापित की जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में जूट मिल इसलिए स्थापित है क्योंकि वहाँ हुगली नदी की पानी मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने इस थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग क्वेश्चन 3 को पढ़ लेते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इनका आंसर यहाँ 3 नंबर में दिया गया है। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं। एक है सस्ते श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए और सरकारी नीतियाँ होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन को। 4 वाला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है 4 का क्वेश्चन? आधारभूत, क्या आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? इनका आंसर यहाँ दिया हुआ है। जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चा माल और अन्य सामान की आपूर्ति कराते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। उदाहरण में आप क्या कर सकते हो? लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन आदि। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 ये 120 में देना है, ये 120 शब्दों में हमें देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग में से कैसे भिन्न है और इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? इन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादक क्षमता बढ़ी है। इनको हमें इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ दिया हुआ है। उत्तर, वर्तमान समय में भारत की 10 समन्वित इस्पात संयंत्र तथा अनेक मिनी इस्पात हैं। समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। 1, समन्वित संयंत्र बहुत बड़े होते हैं जबकि लघु संयंत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सेकेंड नंबर, समन्वित इस्पात संयंत्र बड़े होते हैं, वे आधारभूत उद्योग की तरह कार्य करते हैं जो लोहे इस्पात से संबंधित प्रौद्योगिकी को तैयार करते हैं, निर्माण सामग्री, रक्षा उपकरण आदि बनाते हैं। इसके विपरीत मिनी संयंत्र एवं 2 या वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तीसरा में देखो तो तीसरा का आंसर है उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग भी समन्वित संयंत्रों से कच्चा माल लेते हैं, जबकि लघु संयंत्र छोटे पैमाने पर कच्चा माल अन्य उद्योगों को प्रदान करता है। फिर आप इसको देख सकते हो। फिर आप इन उद्योगों को भारी परिवहन खर्च वहन करना होता है। इन उद्योगों के लिए एक कुशल परिवहन चाल की आवश्यकता होती है। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात का भी उपभोग बहुत कम है। फिर आप सी नंबर को भी देख लो। कुकिंग कोयले की ऊंची कीमत, श्रम की निम्न उत्पादकता, निम्न संसाधन आदि के कारण हमारी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होती है। फिर आप देखो तो निम्नलिखित सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ी है। क्या है? उदारीकरण और विदेशी निवेशों ने निजी उद्योगकर्ताओं के लिए बढ़ावा दिया। बी है अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन प्रदान किए जिससे स्थापात में वृद्धि की जा सके। तो ये एक रीजन्स है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? मैं एक शॉर्ट में फॉर्म नहीं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ।
उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? उत्तर, यदि भी उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग ने बहुत से लोगों को काम दिया और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की। यद्यपि उनके द्वारा जो बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। 4 प्रकार के किससे? एक है पर्यावरण प्रदूषण, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण है। रसायन या कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तले शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निकासित करते हैं। इसका बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव हो सकता है। वायु प्रदूषण मानवीय स्वास्थ्य और पशुओं, पौधे और इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। ये तो हो गया वायु प्रदूषण के बारे में। फिर आप देखो जल प्रदूषण। उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी वस्तुएं, धातुएं जैसे सीसा, पारा, उर्वरक, कार्बन, रबर सहित कृत्रिमिक रसायन जल में वाहित करते हैं। इसकी वजह से पानी किसी काम योग्य नहीं रहता और इसमें पनपने वाले जीव भी खतरे में पड़ जाते हैं। एक तो हो गया भूमि का क्षरण। कारखाने में निकलने वाले जो विषैले द्रव्य पदार्थ और धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ती है। जब ऐसे विषैले पानी किसी भी स्थान पर बहुत समय तक खड़ा रहता है तो वह भूमि के क्षरण का एक बड़ा कारण सिद्ध होता है। यह एक भूमि का क्षरण है, आपसे लिख लेना। फिर आप देखो तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो उद्योग और उनका निर्माण, कारखाने के उपकरण और जनरेटर, लकड़ी कचरने के कारखाने जैसे यंत्रों तथा विद्युत ड्रिल ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से श्वसन असमक्षता, गति हृदय की जो गति है, हमारा हार्ट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है, रक्तचाप होने लगता है, बीमारियां फैलती हैं। तो ये सब कारण था। फिर हम लोग देखें तो और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण को प्रदूषित, जैसे हो गया औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव। मतलब जो औद्योगिक जो बस्तियां हैं जहाँ पर फैक्ट्री कारखाने लगाए गए हो, वहाँ पर जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे सारा इलाका एक गंदी बस्ती में बदल जाता है। चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है और कई प्रकार की महामारियां फैल जाती हैं। तीसरा नंबर में दिया है, तीसरा क्वेश्चन है या तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, यह है तीसरा क्वेश्चन। ये बात, अब उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। क्या करना चाहिए हमें? तो देखो ए नंबर में है, जल की जरूरतों की पूर्ति के लिए वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। बी में है, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में पानी का न्यूनतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में जल का पुनर्चक्रण के द्वारा पुनः इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सी में अगर आप देखो तो जिन स्थानों पर भूमिगत जल स्तर निम्न अवस्था में है वहाँ पर क्या होना चाहिए, उद्योग द्वारा जल के निकासन पर कानूनगत प्रतिबंध होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। डी में देखो तो उद्योग द्वारा जो गर्म तथा अपशिष्ट जल को नदियां आदि में प्रवाहित करने से पहले इसका शोधन किया जाना चाहिए। ई नंबर में दिया गया है, फिर आप ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि अवशोषण उपकरण और कानों पर शोर को नियंत्रित करने वाले उपकरण पहनने जाने चाहिए और ऊर्जा सक्षम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सब हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आप इसको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और इसका पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ भी डाल देता हूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।